I don't like fighting one on one. I like fighting 1 on 100. ये शब्द थे उस शख्स के जिसने भरी सभा में प्रधानमंत्री की बात को ठुकराया था। वो शख्स जो 9 गोलियां खाकर भी हंस रहा था। वो शख्स जिसने अपने 4 दशक के मिलिट्री करियर में 5 बड़े जंग जीते थे। वो शख्स जिसके सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, पर जीते जी देश के लिए हर सांस लुटाने वाले इस शख्स को क्यों मरने के बाद वो मिलिट्री रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आइए आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित सैम मानेकशॉ के सफ़र के बारे में बताते हैं। सन 1971 ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हालत कुछ ठीक नहीं थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लूटपाट और मारपीट का माहौल था, जिससे बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज भारत आ रहे थे और उनकी मांग थी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाए। उन्हें रोकने का बस एक ही उपाय था और वो था ईस्ट पाकिस्तान को भारत के कब्जे में लेना। अब इसके लिए देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मीटिंग बैठाती है और उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ को ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश देती है। और तब सैम मानेकशॉ भरी सभा में प्रधानमंत्री के आंखों में आंख डालकर उनके ऑर्डर को ये कहकर नकार देते हैं कि वो अपने सिपाहियों को किसी भी ऐसी जंग में नहीं भेजेंगे जिसमें उनकी मौत लिखी हो, जिसके बाद पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। दरअसल सैम मानेकशॉ गुजरात के वलसाड जिले के एक फारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम हॉर्मुसी मानेकशॉ था और माँ का नाम हिलानी मेहता। हॉर्मुसी ने 1903 में लाहौर जाने का प्लान बनाया। उस समय उनकी पत्नी हिलानी मेहता प्रेग्नेंट थी। फिर भी वो लोग वलसाड से लाहौर के लिए ट्रेन लेकर रवाना हो गए, पर जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंची उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और वहीं के एक डॉक्टर के कहने पर हॉर्मुसी मानेकशॉ ने कुछ समय तक अमृतसर में ही ठहरने का तय किया। इसी बीच उन्होंने एक क्लिनिक शुरू किया जो अच्छी चलने लगी, जिस वजह से उन्होंने अमृतसर में ही रहने का फैसला कर लिया और वहाँ उनके 6 और बच्चे हुए, जिनमें से सैम 5वें नंबर पर थे। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था और उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुसी फरमाजी जमशेदजी मानेकशॉ। सैम ने बचपन से ही अपने पिता की ही तरह डॉक्टर बनने का सपना देखा था, जिसके लिए वो लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते थे और गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। पर जब उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने पिता के सामने रखी तो उनके पिता ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अभी उनकी उम्र लंदन जाने के लिए काफ़ी छोटी है। और अपने पिता से साफ साफ ना सुनने के बाद सैम ने अपने 15 साल की उम्र में अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसी समय 1931 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने भारत में भी मिलिट्री एकेडमिक स्टैब्लिश करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें सैम ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर न सिर्फ आईएमए में अप्लाई किया बल्कि उसमें 6th रैंक भी अचीव कर लिया और 1 अक्टूबर सन 1932 में आईएमए ज्वाइन कर लिया। दिसंबर 1924 में वहां से पास होकर अपने मिलिट्री के सफ़र की शुरुआत भी कर दी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय सन 1942, जब स्टाफ की शॉर्टेज होने की वजह से सैम को डबल प्रमोशन मिला और उन्हें टेम्पररी कैप्टन और मेजर बना दिया गया। उसी समय उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंग कप्तान के रूप में बर्मा में भारत के तरफ से जापान के खिलाफ लड़ रहे 12वीं फ्रंटियर फोर्स को लीड किया और 50% कैजुअल्टीज के बाद भी सितांग रिवर के पास वाले पहाड़ी को कब्जा कर लिया। पर इसी बीच जापान के एक सिपाही ने मशीन गन से उन पर एक के बाद एक 9 गोलियां चलाई।
यह गोलियां उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर लगी, पर अपने शरीर में 9 गोलियां खाने के बाद भी वो मौत से हारे नहीं थे। उनकी इस बहादुरी को देखकर ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड कोवान ने अपने वर्दी से मिलिट्री क्रॉस निकालकर उसी वक्त उनकी वर्दी में लगा दिया। दरअसल ये मिलिट्री क्रॉस वॉर में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, पर यह नियम था कि इसे मरने के बाद नहीं दिया जा सकता, और यही कारण था कि जनरल डेविड ने सैम को यह मिलिट्री क्रॉस तत्काल देने का सोचा। मिलिट्री क्रॉस देने के बाद जनरल के कहने पर उन्हें एक इंडियन सिपाही शेर सिंह द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर बताई और उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। पर फिर भी जब शेर सिंह द्वारा डॉक्टर्स पर दबाव डाला गया तो डॉक्टर्स ने सैम को भर्ती किया और उनका इलाज शुरू किया। उनके लंग्स, किडनी और शरीर के बाकी हिस्सों से गोलियां निकालने के बाद जब सैम को होश आया और उनसे उनकी ये हालत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी हालत में भी मजाक करते हुए जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी थी। ये जज्बा था भारत के बहादुर सपूत सैम का। इसके बाद समय आया आज़ादी का। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना ने सैम को पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, पर सैम ने पाकिस्तानी आर्मी में ना जाते हुए इंडियन आर्मी को चुना और उन्हें 8वीं गोरखा राइफल में तैनात कर दिया गया। सैम इंडिपेंडेंस के बाद गोरखास के पहले इंडियन कमांडिंग ऑफिसर थे। वहां भी उन्होंने अपने बहादुरी और साहस का परिचय बखूबी दिया। अगर कोई कह रहा है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठा है या फिर वो गोरखा है। ये उस समय के शब्द थे सैम के। वो हमेशा अपने साथ साथ अपने सिपाहियों का भी मनोबल बढ़ाया करते थे। एक बार जब वहां के एक सिपाही से सैम ने अपना नाम पूछा तो सैम का पूरा नाम याद ना आने की वजह से उसने सैम बहादुर नाम बताया, जिसके बाद से ही वहां के सोल्जर्स उन्हें सैम बहादुर के नाम से पुकारने लगे। इसके बाद उन्हें कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पदों पर एक के बाद एक प्रमोट कर दिया गया। इसी बीच उन्होंने 1948 के कश्मीर वॉर, 1962 के सीनो इंडियन वॉर और 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में भी अपनी भूमिका निभाई और जीत हासिल की, जिसके बाद उनके सामने आया 1971 का वो इंडो पाकिस्तान वॉर। सैम के भरी सभा में प्रधानमंत्री के ऑर्डर्स ठुकराने के बाद उन्हें वॉर प्लानिंग की खुली छूट दी गई, जिसके बाद 6 महीनों तक सैम ने पाकिस्तान की हर छोटी डिटेल्स नोटिस किए और जंग की हर स्ट्रैटेजीज प्लान करी। उन्होंने अपने सेना के हर जवान से खुद बात की, उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें जंग के लिए तैयार किया, जिसके बाद शुरू हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर। तारीख 3 दिसंबर 1971। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर आती है और सभी देशवासियों को ये सूचित करती है कि पाकिस्तानी एयर फोर्स द्वारा श्रीनगर, अंबाला, पठानकोट और जोधपुर जैसे कुल 11 राज्यों पर बॉम्ब गिराकर हमला किया गया है, और यहाँ से ही ऑफिशियली शुरुआत होती है 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर की। इस बमबारी के बाद सैम की सेना चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने भी पाकिस्तान के इस हरकत का जवाब देते हुए पाकिस्तान को वायु, जल और ज़मीन तीनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सैम ने ज़मीन पर 3 दिशाओं से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू किया तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी अपने अपने काम में लग गई। इतना ही नहीं बल्कि सैम ने उन्हें दिमागी तौर पर भी घेरना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स के रेडियो पर बार बार ये मैसेज पहुंचाया, घुटने टेक दो वरना मिटा दिए जाओगे। और ये करके उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स के मन में डर बैठा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तानी सेना ने हार मान ली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरेंडर था, जहां पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने भारत और सैम बहादुर के जज्बे के सामने घुटने टेके थे।
और इस जंग के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ बांग्लादेश का। इस जीत के बाद सन 1973 में उनके रिटायरमेंट से पहले उन्हें इंडियन आर्मी के सबसे ऊंचे पद फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। फील्ड मार्शल जो एक 5 स्टार रैंक होती है, ये सिर्फ तब दी जाती है जब आपने अपनी सेना को किसी बड़े युद्ध में जिताया हो, और ये एक आजीवन रैंक होती है। उन्हें उनके मृत्यु तक एक सर्वेंट यानी देश को सर्व करने वाले ऑफिसर्स के रूप में ही गिना जाता है। पर फील्ड मार्शल की पदवी मिलने के बाद भी सैम को वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। सैम मानेकशॉ पर पाकिस्तानी सपोर्टर होने, एंटी हिंदू होने और भारत के खिलाफ होने जैसे कई इल्जाम भी लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के बेटे ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर में सैम ने पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स बेच दिए थे, जिसके बाद पूरे देश में सैम की बहुत बदनामी हुई। हालांकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने सैम को निर्दोष करार दिया, जिसके बाद 27 जून 2008 को सैम की मृत्यु हो गई। पर इन कंट्रोवर्सीज ने उनके मरने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा, और यही वजह रही कि उनका फ्यूनरल भी बिना किसी मिलिट्री रिस्पेक्ट के कर दिया गया। अपने देश की पूरे समर्पण के साथ सेवा करने के बाद भी उन्हें वो इज्जत और नाम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। इस पूरी कहानी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।